चलो फ्रेंड्स, नंबर 9 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, एक मेरे पापा के खास फ्रेंड है, मतलब मेरे अंकल हुए। अभी उनका है ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सा ज्वेलरी शोरूम है अहमदाबाद में। बहुत बहुत बड़ा 5 किलोमीटर बड़ा शोरूम है अहमदाबाद में। उनका ज्वेलरी शोरूम है, बहुत अच्छा सा वहां पे उनका ज्वेलरी शोरूम है। फ्रेंड्स, अभी एक दिन अंकल की वाइफ, मतलब आंटी हुई, वो एक दिन मुझे मिले थे। कोई सोशल फंक्शन में गए होंगे हम, एंड वहां पे वो मुझे मिले थे। हुआ ऐसा कि जब मैंने आंटी को पूछा कि उनका नेकलेस बहुत अच्छा था, जब मैंने आंटी को पूछा, आंटी आपका नेकलेस जबरदस्त लग रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सॉरी नेकलेस लग रहा है। ओके, तो आंटी ने बोला कि थैंक यू सो मच अस्मिन। मैंने बोला आंटी कहाँ से लाए आप? तो ऑब्वियसली अंकल की ज्वेलरी शोरूम होगा तो अंकल की ज्वेलरी शोरूम में से लाएंगे ना। तो हाँ, वो आंटी बात आपकी परफेक्ट है। मैंने बोला आंटी आप तो ऐसा करते होंगे ना कि ये फंक्शन में पहनने का मतलब आपको लग देने का। आंटी बोला ना ना ना, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हुआ ऐसा कि जो ज्वेलरी शोरूम था, सुना केयरफुली, ज्वेलरी शोरूम था, उसमें से क्या हुआ, उसमें से जो आपका स्टॉक था, सुना केयरफुली, ज्वेलर के लिए ज्वेलरी क्या बना? स्टॉक। ओके, उसमें से आपने उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया। मतलब आंटी ने उनके ज्वेलरी शोरूम से ज्वेलरी खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए बाहर निकाल दी। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं वो? सो नाउ इट इज कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू व्हाट? कैपिटल असेट। फिर हम कैपिटल गेन में ऐसा डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। याद आ रहा है आपको? हमने कैपिटल गेन में ऐसा डिस्कस किया था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यहां पे पीजीबीपी एड में क्या हो रहा है? इट इज कन्वर्जन ऑफ स्टॉक into what? Capital asset. Now you are converting stock into what? Capital asset. तो उस सिनेरियो में लॉ ने ऐसा बोला कि जो भी स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो भी स्टॉक की आपकी एफएमवी होगी, उसको हम यहां पे टैक्सेबल करेंगे अंडर विच हेड ऑफ इनकम? बोलो 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 बोलो, पीजीबीपी। जब यहां पे चेक कर सकते हो एफएमवी ऑफ इन्वेंट्री, मतलब सिंपली क्या हुआ? स्टॉक ऑन इट्स कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज व्हाट फ्रेंड्स? कैपिटल असेट। मतलब जो आपने स्टॉक को कैपिटल असेट ट्रीट किया, जो आपने स्टॉक को कैपिटल असेट ट्रीट किया, तो जो भी स्टॉक की एफएमवी होगी उसको हम कहां पे ट्रीट करेंगे? अंडर हेड पीजीबीपी। बहुत आसान, बहुत सिंपल। एंड लास्ट नंबर पॉइंट, इसको आप पेंडिंग कर दो बिकॉज यहाँ पे रेफरेंस आएगा सेक्शन 35 एडी विच इज परमिसिबल डिडक्शन, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे जाके। परमिसिबल डिडक्शंस, उसके रेफरेंस में ये आएगा सेक्शन 35 एडी। डन? ओके, तो टोटल 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए सेक्शन 28 के, विच इज नथिंग बट व्हाट? चार्जिंग सेक्शन फॉर हेड व्हाट? पीजीबीपी। फर्स्ट उसमें से आएगा एनी बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस में 3 चीजें इंक्लूड करेंगे, वापस से मैं बोलना चाहूंगा। फर्स्ट कौन सी होगी? एनी ट्रेड, कॉमर्स और व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। प्रोफेशन में आएगा डिग्री, स्किल और टैलेंट। उसमें से जो भी प्रॉफिट, जो भी गेन्स आप कमाएंगे उसको इस हेड में टैक्सेबल करेंगे, विच इज नथिंग बट व्हाट? बोलो, पीजीबीपी। नेक्स्ट आएगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में आपने चेंजेस किए, कोई भी मॉडिफिकेशन आपने किया, कोई भी अल्टरेशन आपने किया, उसके लिए आपने जो मुझे पैसे दिए, जो मुझे कंपेंसेशन पे किया, उसको हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे? हेड पीजीबीपी। बाद में फ्रेंड्स हमारा जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होंगे, उसको जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करेगी, उसको कहां पे टैक्सेबल करेंगे? अंडर हेड पीजीबीपी। बाद में जो भी वॉलंटरी पेमेंट्स होगा, वॉलंटरी बेनिफिट्स, परक्यूजिट्स होंगे, परक्यूजिट का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी, परक्यूजिट इज व्हाट? नॉन मॉनेटरी। ओके, तो उसका जो भी वैल्यू आपने मुझे प्रोवाइड किया, उसको हम कहां पे टैक्सेबल करें? उसको मैं कहां पे टैक्सेबल करूंगा? अंडर हेड पीजीबीपी। पार्टनरशिप फॉर्म में से जो भी पार्टनर रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट जो भी रिसीव करेगा, उसको हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे? अंडर हेड पीजीबीपी। नॉन कॉम्पिट फीस, आप मेरे साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, उसके लिए जो मैंने आपको पैसे दिए उसको कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? अंडर हेड पीजीबीपी। बाद में कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, एम्प्लॉय जो पैसा रिसीव करेगा तो सैलरी, एम्प्लॉयर जो पैसा रिसीव करेगा तो हेड पीजीबीपी, एंड जो कंपनी पैसा मतलब फैमिली मेंबर जो पैसा रिसीव करेंगे, तो हेड कौन सा आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एंड जो आपने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, तो उसकी जो भी एफएमवी होगी उसको हम यहां पे टैक्सेबल करेंगे अंडर हेड पीजीबीपी। बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। चलो वापस एक बार फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बरोबर समझने का ट्राई करो। हम इस पर्टिकुलर हेड में जो आप बिजनेस में से, जो आप प्रोफेशन में से जो भी गेन्स कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे, उसको हम यहां पे टैक्सेबल करेंगे अंडर विच हेड ऑफ इनकम फ्रेंड्स? पीजीबीपी। बिजनेस में 3 चीज, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट आएगा इन प्रोफेशन इज डिग्री, स्किल, टैलेंट। उसको मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में से जो भी इनकम आएगी उसको हम इस हेड में टैक्सेबल करेंगे, विच इज पीजीबीपी। ऑलवेज
अभी एक्चुअली इस विजुअलाइजेशन का आपको इफेक्ट समझ में आएगा कि जो भी इस साइड ऑफ इनकम को समझना है, हमको समझना है बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं। आपके मगज में ऑलवेज क्या रखने का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसकी एग्जैक्ट इंपैक्ट स्टार्ट होगी। कुछ बेसिक डिस्कशन हमने किया था इन रिलेशन टू हेड पीजीवीपी के प्रॉफिट आपका मनी में होगा, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, दोनों केस में उसकी हम टैक्सेबिलिटी यहां पे करेंगे अंडर विच ऑफ इनकम बोलो चार्ट अकाउंटेंट्स पीजीवीपी। इवन इफ इट इज कैपिटल रिसीट, इट इज सॉरी, इफ इट इज कैपिटल रिसीट, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम टैक्सेबल because only revenue receipts are going to become what friends taxable। जो भी वॉलंटरी रिसीट्स होगी उसको हम यहाँ पे डेफिनेटली टैक्सेबल करेंगे, जैसे आपने मुझे दिया मर्सिडीज की कार की कीज। ओके, પછી नेक्स्ट आएगा आपकी इनकम लीगल होगी इलीगल, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, दोनों की इनकम को यहाँ पे क्या करेंगे टैक्सेबल। एंड जो मल्टीपल बिजनेस हमने की होंगे तो उसका एक ही हेड आपको कंप्यूट करना है, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, पीजीबीपी। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, मर्केंटाइल चाहो तो मर्केंटाइल फॉलो करो, कैश चाहो तो कैश फॉलो करो, आपकी मर्जी, उसमें कोई इंटरवेंशन लॉ ने नहीं रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट ये जो इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है वो हमको फॉलो करना है व्हाइल कंप्यूटिंग व्हाट अवर इनकम, जिसका इन डेप्थ डिस्कशन सीए फाइनल में आएगा। चार्जिंग सेक्शन टोटल 10 पॉइंट है, अलग 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 इनकम्स को हम यहाँ पे टैक्सेबल करते हैं, उसमें से 8 पॉइंट्स का हमने डिस्कशन कंक्लूड कर दिया। वापस एक बार लास्ट टाइम रिपीट करना चाहूंगा, बरोबर मेरे से बोलने का ट्राई करो। कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन में से जो भी आपको इनकम आएगी उसको हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे, हेड पीजीबीपी। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मॉडिफिकेशन हुआ, उसका जो भी कमीशन है, उसका जो भी कमीशन तो नहीं, उसका जो भी कंपेंसेशन आया, उसका जो भी अमाउंट है उसको हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे, हेड पीजीबीपी। बाद में फ्रेंड्स इट इज इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, कहां पे टैक्सेबल करेंगे, हेड पीजीबीपी। बाद में कोई भी वॉलंटरी रिसीट्स है उसको हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे, हेड पीजीबीपी। पार्टनरशिप फॉर्म में से जो भी सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी रिसीव करेगा उसको हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे, हेड पीजीबीपी। बाद में नॉन कॉम्पिट फीस, बाद में नॉन कॉम्पिट फीस बोलो कहां पे टैक्सेबल होगी, हेड पीजीबीपी। बाद में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एम्प्लॉयर पैसा रिसीव करेगा तो हेड कौन सा आएगा, हेड पीजीबीपी। बाद में जो भी मैंने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो जो भी स्टॉक की एफएमवी होगी उसको हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे, हेड पीजीबीपी। 35 जब 35 आएगा तब डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 28। अभी आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, बहुत सिंपल सी सेक्शन है, बहुत आसान सी सेक्शन है, बट सबसे फंडामेंटल सेक्शन तो यही है। कैसे, आप चेक करो। सेक्शन 29, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब चलो समझ में तो आ गया कि आपका प्रॉफिट एंड गेन्स जो भी बिजनेस प्रोफेशन में होगा तो उसको हम हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल करने जा रहे हैं, पर उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो सेक्शन 29 कहता है। हंसी आएगी आपको ये सेक्शन 29 पढ़ते हुए, बिकॉज वो क्या कहती है कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे करना है एज पर सेक्शन 30 टू 43D। सेक्शन 29 क्या कहती है कि आपको जो भी कैलकुलेशन करना है अंडर इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, आपको जो भी कैलकुलेशन करना है फॉर दिस पर्टिकुलर हेड पीजीबीपी वो कैसे करना है, तो बेस्ड अपॉन सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेक्शंस को 30 से लेके 43D तक की सेक्शंस को हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का हार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट, which is debit side of profit and loss account, it is admissible deductions section 30 to 37। अब एक सिंपल सी लॉजिकली बात आप समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। होता क्या है, सपोज आपने ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आपने ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आप एज अ बिजनेसमैन आप सोचो कि आप क्या करोगे, जो थोड़ा सा भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखा तो आप गलत खर्चे डालना यहाँ पे स्टार्ट करोगे। बोले पेट्रोल ना आपने फिलअप करवाया तो क्या, हाँ पेट्रोल भरवाया, डालो खर्चा। आप समझने का ट्राई करो, पता चला। भले अपने लेटर से वो ड्रिंकिंग वाटर, पानी आता है ना, अच्छा पानी, ओके, वो बिस्लरी वाला ड्रिंकिंग वाटर, भले आपने ना मंगवाया हो अपने फैक्ट्री के लिए, आप क्या बोलोगे, हाँ डालो, कोई दिक्कत नहीं, ड्रिंकिंग वाटर मंगवाया ही था, उसका खर्चा कर। आप समझे, तो जो आपने खर्चा ना किया हो तो भी आप डेबिट किया करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब इनकम टैक्स नहीं था उसके पहले की बात कर रहा हूं। और इनकम टैक्स ना होता तो लोग क्या करते वो आप समझने का ट्राई करो, और ये सेक्शंस ना होती है, प्रोविजंस ना होते तो लोग क्या करते वो आप समझने का ट्राई करो कि एक्चुअल बिजनेस के ऊपर कोई खर्चा ही ना किया, गलत खर्चा डाल दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिजनेस पर्पस के लिए कोई ट्रैवल किया ही नहीं था तो भी क्या दिखा था, हाँ ट्रैवल हुआ है, डेबिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उन्होंने क्या बोला, वो सारे आप बोलेंगे वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब असीसी जो सोचेगा वो डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। लॉ उसको बोलेगा सेक्शन 30 टू 37 में कि हम तुझे बोलेंगे वही डिडक्शन तू क्लेम करेगा, उसको बोलेंगे एडमिसिबल डिडक्शन, उसको बोलेंगे परमिसिबल डिडक्शन। मतलब हम बोलेंगे वो खर्चा नहीं, हम का मतलब असेसी टैक्स पेयर, हम जो बोलेंगे वो खर्चा नहीं,
लॉ बोलेगा वो खर्चा हम डेबिट कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पिक्चर क्लियर करना शुरू कर दो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हो, मतलब में पिक्चर फिट करना शुरू कर दो कि आप जो भी डेबिट करोगे वो आप लेस नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स स्पेसिफिकली आपको बोलेगा यही डेबिट कर पाएंगे खर्चा, यही डेबिट कर पाएंगे एक्सपेंडिचर, इसको ही आप डेबिट कर पाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ही आप अलाउ होगा, वही इनकम टैक्स आपको अलाउ करेगा। बाकी कोई खर्चा आप बोलो एंड लॉ अलाउ करेगा ऐसा नहीं है, लॉ बोलेगा आप अलाउ करो ऐसा है। आप समझ गए? लॉ बोलेगा आप अलाउ करो ऐसा है, आप बोलो खर्चा, लॉ कहता है 1 मिनट मैं बोलता हूं वो तो क्या हाँ तो खर्चा, लॉ ना बोलता तो वो खर्चा नहीं। तो हम बनाने जा रहे हैं इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लीज बराबर समझना माय डियर बहुत बड़े बिजनेसमैन, लॉ बोलेगा एडमिसिबल एक्सपेंडिचर, मतलब एडमिसिबल एक्सपेंडिचर आप डेबिट कर दो टू व्हाट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 यहां पे जो आएगा इट इज इनएडमिसिबल डिडक्शंस, मतलब कोई खर्चा ऐसा होगा जो आपने किया होगा, कोई खर्चा ऐसा होगा जो आपने किया होगा और लॉ बोलेगा ना 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 नहीं मिलेगा तुझे डिडक्शन। क्यों? राज है, रीजन से, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4040 में। टीडीएस के कुछ प्रोविजन यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, चिंता ना करो। फर्स्ट आएगा सेक्शन 30 to 37 व्हिच इज एडमिसिबल डिडक्शन। लॉ कहता है ये खर्चा कर डेबिट कर, ये खर्चा कर डेबिट कर, ये खर्चा कर डेबिट कर। लॉ कहता है सेक्शन 40 में ना 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 भले तूने खर्चा किया है नहीं मिलेगा डिडक्शन, भले खर्चा किया है अस्सी ने उसका नहीं मिलने वाला उसको डिडक्शन। थर्ड अब यहाँ पे चेक कर सकते हो एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टिबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब वापस एक बार ये मना करता है कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में जो कोई सिचुएशंस आई, जो कोई सर्कमस्टेंसेस आया उसमें वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। सेक्शन 40A है जिसमें सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 जबरदस्त इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेलेवेंट। पक्को? डन? ओके। नेक्स्ट आएगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 41। सर्टेन ऐसे प्रॉफिट्स है, सर्टेन ऐसे गेन्स है, सर्टेन ऐसी इनकम है जिसको हम स्पेसिफिकली टैक्सेबल करते हैं अंडर व्हिच हेड ऑफ इनकम बोलो पीजीबीपी। तो आप ये तीन आप जनरली चेक करो तो डेबिट साइड को अफेक्ट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये जनरली अफेक्ट करेगा क्रेडिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डेबिट साइड एडमिसिबल डिडक्शन 30 to 37, बाद में इनएडमिसिबल डिडक्शंस सेक्शन 40, बाद में सर्टेन ऐसे पेमेंट्स ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका डिडक्शन सर्टेन सिस्टम आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है उसको बोलेंगे सेक्शन 40A। बाद में सम प्रॉफिट्स आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर व्हिच सेक्शन बोलो 41। एंड लास्ट हम जो डिस्कस करेंगे इट इज अदर प्रोविजंस जिसमें आएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें आएगा फ्रेंड्स प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें आएगा ऑडिट, मतलब पूरा ऑडिट सब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जो टैक्स ऑडिट की बात है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाद में आएगा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सम अदर प्रोविजंस एक्सेट्रा। ओके, तो मेजर ये प्रोविजंस है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो सेक्शन 28 ने क्या बोला, अलग अलग 10 इनकम को हम इस हेड में टैक्सेबल करेंगे, अलग अलग 10 इनकम को हम इस हेड में टैक्सेबल करेंगे, ऐसा चार्जिंग सेक्शन 28 ने बोला। और में सेक्शन 29 ने क्या बोला कि आपका जो कैलकुलेशन होगा अंडर दिस हेड ऑफ इनकम व्हिच इज पीजीबीपी, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इट वुड बी बेस्ड अपॉन सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D। इसके हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हमने अलग अलग 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब इस पर्टिकुलर 5 फिजिक्स में हम इस पर्टिकुलर इन डेप्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा उसमें से एडमिसिबल डिडक्शन, जो इस चैप्टर का हार्ट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेलेवेंस ये हमारा डिस्कशन होगा इन रिलेशन टू एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 30 to 37। चाहो तो थोड़ा मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करना तो क्या सेक्शन फटाफट मेरे साथ याद रह जाएगी। बोलो एडमिसिबल डिडक्शन 30 to 37, इनएडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 40, सर्टेन ऐसी इनकम जिसको डिडक्शन के तौर पे और सर्टेन ऐसा पेमेंट जिसको डिडक्शन के तौर पर अवेलेबल नहीं करेंगे और करेंगे मतलब नहीं करेंगे अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, उसको बोलेंगे सेक्शन 40A। और में प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 41 एंड अदर प्रोविजंस जिसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, ऑडिट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा, उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन अदर प्रोविजंस। ओके फ्रेंड्स, डन? ओके, तो जिसमें से आज अभी हम जो बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इट इज इन रिलेशन टू एडमिसिबल डिडक्शन। कौन से ऐसे डिडक्शंस है जो लोग आपको स्पेसिफिकली अलाउ करता है जिसको आप डेबिट कर पाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसका हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन सेक्शन 30 to 37। एक लंबा सा लिस्ट है जो हम डिस्कशन करेंगे जो आप डेबिट कर पाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत बड़े बिजनेसमैन, अभी आपका फोकस होना चाहिए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन से लॉ हमको खर्चा बोलता है, करो डेबिट करो डेबिट करो डेबिट करो डेबिट करो डेबिट। फ्रेंड्स, आपको सोचना है जितना खर्चे ज्यादा डेबिट कर पाएंगे उतना प्रॉफिट कम आएगा, जितना प्रॉफिट कम आएगा उतना इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा, जितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा उतना पैसे बचेगा, जितना पैसा बचेगा उतना पैसा बचेगा।
पता चला? डन। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेक्शन 30 टू 37 परमिसिबल डिडक्शन का फर्स्ट परमिसिबल डिडक्शन। बहुत सारे अलग 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 लिस्ट है, मैं लिस्ट के नंबर्स बोलूंगा तो घबरा जाओगे, उसके लिए मैं घबराना नहीं फ्रेंड्स आपको। चैप्टर बहुत इजी है, स्लाइट लेंथी है बट है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मैजिकल। ओके, फर्स्ट परमिसिबल डिडक्शन जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज रेंट, इट इज रेट्स, इट इज रिपेयर्स, इट इज इंश्योरेंस। बट किसका रेंट, किसका रेट? ऐसा रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है टैक्सेस, रेट का मतलब होता है बेटा टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। बट किस चीज का रेंट, किस चीज का टैक्स, किस चीज का इंश्योरेंस, किस चीज का रिपेयर्स? इट इज नथिंग बट ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? बिल्डिंग, व्हिच इज सेक्शन 3030। हम अलग अलग सेक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सेक्शन 30 टू 37। उसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज सेक्शन 3030 व्हिच इज रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ व्हाट? बिल्डिंग। फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो बिल्डिंग यूज करते हो बिजनेस पर्पस के लिए वो खुद का बिल्डिंग हो। इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि आपका खुद का बिल्डिंग हो। डेफिनेटली वो रेंटेड हो सकता है और वो ओन्ड भी हो सकता है। आपकी जो भी कन्वीनियंसी हो उसके हिसाब से, आपका जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो उसके हिसाब से वो बिल्डिंग आप ओन भी कर सकते हो, आप उसके टेनेंट भी हो सकते हो। जो फ्रेंड्स उसके आप टेनेंट हो, जो उसके आप टेनेंट हो मतलब आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको यूज करने के लिए जो एलिमेंट हमको पे करना पड़ेगा वो कौन सा होगा? रेंट। बरोबर समझने का ट्राई करो। मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, अभी जो जगह से मैं बिजनेस करता हूं, जहां से मेरा प्रोफेशन चलता है, मेरी जो सीए की ऑफिस है, सपोज वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैं किसी को मतलब उसका रेंट पे करके यूज कर रहा हूं। तो जो भी रेंट पे किया एक्सक्लूसिव उस प्रॉपर्टी का मैंने बिजनेस यूसेज है, तो उन्होंने क्या बोला? स्मिथ जो तूने उसका रेंट पे किया ना, कर डेबिट उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका मुझे क्या मिलने वाला है? बोलो 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 बोलो, डिडक्शन। वो मैं डेबिट कर पाऊंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। का मतलब मेरे बिजनेसमैन जो विजुअलाइज कर रहे हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें पहली चीज जो लॉ अलाउ करता है वो क्या डेबिट करना है? इट इज रेंट ऑफ व्हाट? बिल्डिंग। मतलब जो भी बिल्डिंग आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, जो भी बिल्डिंग आपने अपने प्रोफेशन के लिए यूज किया, वो ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं थी। ओन्ड प्रॉपर्टी ना होते हुए तो मूव में थोड़ी यूज कर पाएंगे, रेंट वेंट तो लगेगा ना लगे? लगे। तो जो भी आपने उसका रेंट का पेमेंट किया वो डेबिट करो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। बोलो पक्का? एकदम मजबूत। डन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इट इज रेट्स। रेट्स इज व्हाट? म्युनिसिपल टैक्स। मतलब जो भी आप कमर्शियल बिल्डिंग यूज करते होंगे ना फ्रेंड्स, और इवन रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको यूज करने के लिए जो म्युनिसिपैलिटी होती है ना, वो हमसे टैक्स लूटती है। इट इज नथिंग बट व्हाट? म्युनिसिपल टैक्स। तो जो भी म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर जो भी परसेंटेज फिक्स होते हैं म्युनिसिपल टैक्स पे, डिपेंड करता है कौन से एरिया में आपकी ये प्रॉपर्टी है, तो उसका जो भी आप म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करोगे उसका 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 हमको क्या मिलने वाला है? बोलो 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 बोलो, डिडक्शन। तो जो भी म्युनिसिपल टैक्स का हमने पेमेंट किया उसका भी आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। म्युनिसिपल टैक्स ओन्ड प्रॉपर्टी हो के रेंटेड प्रॉपर्टी हो, दोनों केस में पे करना पड़ता है। एंड लगभग टेनेंट जो मतलब ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होगी तो लगभग टेनेंट ही उसको बेयर करता है। ओके, तो जो भी आपने पे किया म्युनिसिपल टैक्स उसका भी यहाँ पे क्या क्लेम करेंगे? बोलो डिडक्शन। तो आप उसको डेबिट कर दो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मगज में फिक्स करना शुरू कर दो, विजुअलाइज करना शुरू कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें दो बातें तो मैंने सीख ली, दो बातें तो मैंने उसमें समझ ली। बोलो फर्स्ट कौन सा था? रेंट ऑफ बिल्डिंग, सेकंड इज रेट्स ऑफ बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे वहां पे रिपेयर्स। मुझे छोटी सी ये बात बताओ, अभी अभी आपके बिल्डिंग को एग्जांपल के तौर पे उसमें कलर हुआ होगा? कलर करना नहीं है, बिल्डिंग को कलर हुआ होगा, समझ रहे हो ना? यस। तो बिल्डिंग को कलर हुआ होगा एग्जांपल के तौर पे, वो कलर अनफॉर्चुनेटली निकल गया एग्जांपल के तौर पे, तो क्या वो रिकलर कराओगे, कलर वापस कराओगे कि जैसा है वैसा बरोबर है, अच्छा लग रहा है, कलर निकल गया? अरे ना, उसको कलर करवाओ। तो बिल्डिंग को कोई स्लाइड डैमेज हुआ तो उसके रिपेयर करवाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली हाँ, टाइल्स टूट गई कि सीलिंग टूट गई तो रिपेयर करवाओगे? हाँ। तो लॉ ने बोला वो जो रिपेयर करवाया वो भी बिजनेस प्रीमाइसेस था, बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा, कर डेबिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर यहाँ पे उसको मैं डेबिट कर दूंगा तो व्हाट 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 व्हाट? माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी मैंने रिपेयर्स करवाया ना फ्रेंड्स उसको मैं डेबिट करूंगा तो माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्डिंग का रिपेयर्स करवाया, जो भी मैंने टैक्सेस का पेमेंट किया, जो भी मैंने रेंट का पेमेंट किया, इट इज इन रिलेशन टू माय बिजनेस। बिजनेस ये करना हो डेबिट करो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड वो अलाउ होने वाला है क्या 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 क्या? ऐसे मुझे डिडक्शन, इट इज अ परमिसिबल डिडक्शन। सेक्शन 30 स्पेसिफिकली अलाउ करता है रेंट पे करो, म्युनिसिपल टैक्स पे करो, रिपेयर्स पे करो, जा तुमको मिलने वाला क्या है? उसका डिडक्शन। आपको बट रिपेयर्स है ना फ्रेंड्स, दो टाइप के हो सकते हैं, मैं बताऊं आपको। रिपेयर हो सकता है एक कैपिटल नेचर का, रिपेयर हो सकता है एक रेवेन्यू नेचर का। प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। रिपेयर हो सकता है एक कैपिटल नेचर का, रिपेयर हो सकता है एक रेवेन्यू नेचर का। एग्जांपल के तौर पे मैंने नई वॉल बनवाई, मैंने नया रूम ही बनवाया, मैंने पूरा फ्लोर नया बनवा दिया,
तो उसको मैं सपोज रिपेयर बोल के उसको यहाँ पे डेबिट कर दूं टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉ कहता है ना ना ना, वो डेबिट नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके ऊपर तो हमको मिलने वाला है डेप्रिसिएशन। जैसे बिल्डिंग मैंने बनवाया, नया पेटी पैक बिल्डिंग बनवाया, समझने का ट्राई करें, तो वो जो मैंने बिल्डिंग बनवाया दैट इज नॉट माय एक्सपेंडिचर, इट इज माय कैपिटल एसेट, उसके ऊपर का यहाँ पे मैं क्या क्लेम करूंगा, डेप्रिसिएशन। सिमिलरली जो मेरा यहाँ पे रिपेयर्स हुआ है, वो जो रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का होगा ना बेटा, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो, तो ही मैं डेबिट कर पाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर तो कैपिटल नेचर का हुआ तो अरे कोई चिंता नहीं करने की, जो कैपिटल नेचर का हुआ तो उसके ऊपर मुझे मिलेगा डेप्रिसिएशन। जैसे बिल्डिंग के ऊपर मुझे डेप्री मिलता है, वैसे रिपेयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे डेप्री के तौर पे अवेलेबल होगा, बट रिपेयर का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसको मैं डेबिट कर पाऊंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पता चल रहा है बेटा, यस और नो? यस, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी बिल्डिंग में यूज कर रहा हूं उसका जो भी रेंटल मुझे पे करना पड़ता होगा, उसका जो भी टैक्स मुझे पे करना पड़ता होगा, उसका जो भी रिपेयर एक्सपेंडिचर मुझे पे करना पड़ता होगा, उसको मैं डेबिट 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 करूंगा टू व्हाट, माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिपेयर्स में याद रखना, कैपिटल होगा तो डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू होगा तो आपका ये डिडक्शन आपको स्पेसिफिकली अवेलेबल होने वाला है। एंड नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इंश्योरेंस। आपको पता ही है देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी, है ना, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई और कोई मतलब कोई भी डिजास्टर हो सकता है, अभी तो बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकती है फ्रेंड्स हमारे केस में, तो उसमें आपके बिल्डिंग को डैमेज हुआ तो बहुत नुकसान आपका हो सकता है, तो उस केस में आपने बिल्डिंग को इंश्योर किया बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया उसका भी यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे, बोलो 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 बोलो, डिडक्शन। बोलो पक्का, एकदम मजबूत, एक बार हाँ पढ़ दो। हाँ, तो बिल्डिंग के लिए आपने 4 एक्सपेंडिचर इंकर किए, बोलो कौन से, रेंट, बाद में रेट्स, बाद में रिपेयर्स। देखो एसएस तो इतना कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि राइट डाउन सेक्शन 30 2 मार्क्स, ऐसे ऐसे आपको टेस्ट नहीं करता है बेटा, बरोबर समझने का ट्राई करो, ऐसे ऐसे टेस्ट नहीं करेगा, राइट डाउन सेक्शन 30, राइट डाउन हिडपी जीबीपी 20 मार्क्स, ऐसा नहीं पूछते, चिंता ना करो। तो ऐसा नहीं पूछते आपको कि राइट डाउन सेक्शन 30, आपको ऐसा पूछेंगे रेंट आपने पे किया बिल्डिंग का, बोलो करूं डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप बोलेंगे हाँ। आपको पूछा जाएगा रिपेयर्स किया कैपिटल एक्सपेंडिचर का बिल्डिंग के ऊपर, करो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप बोलेंगे ना, क्यों, बिकॉज़ उसका डेप्री मिलेगा, वो आपको डिडक्शन प्योर नहीं मिलने वाला, जो रेवेन्यू नेचर का होगा तो पूरे पूरा मिल जाएगा, बट जो कैपिटल नेचर का होगा उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, डेप्रिसिएशन। आपको ऐसा पूछेगा आईसीआई कि आपने इंश्योरेंस पे किया बिल्डिंग के लिए, जो बिल्डिंग आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, करो उसका प्रीमियम डेबिट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप बोलेंगे हाँ। बोलो पता चला, डन। बट तो भी याद रखना हो, कोई आपको पूछे बोलो सेक्शन 30, तो आप घबरा ना जाओ, उसके लिए 3 चीज है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, एंड वो तीनों थिंग का स्टार्टिंग पॉइंट आर ही है। तीनों थिंग का स्टार्टिंग पॉइंट देखो कहां से हो रहा है बेटा, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, बोलो 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 बोलो, रेंट, रेट, रिपेयर्स, आर से स्टार्ट होता है। एंड एक छोटा सा बात यहाँ पे ध्यान में रखने का, विच इज इंश्योरेंस, आर आई, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ऑलवेज प्रमोट नहीं करता हूँ याद रखने के लिए, बट 3 आर से स्टार्ट होते हो तो उसमें याद रखने का कोई गलत बात भी नहीं। ओके चलो 3 पॉइंट, बोलो फटाफट, चलो रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, एक तो याद रखना है, इंश्योरेंस, बोलो किस चीज का, बिल्डिंग का, जो भी आपने पे किया उसको डेबिट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड वो अलाउ होने वाला है क्या 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 है, एज अ डिडक्शन व्हिच इज परमिसिबल डिडक्शन। पक्का, एकदम डन। चलो फ्रेंड्स जरा ये चेक करो, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, अब जरा पढ़ो, चलो मेरे लिए, पहले 1 मिनट में वेट कर देता हूं, आप पढ़ो चलो मेरे लिए प्लीज। बोलो रेडी, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर, ऑफ कैपिटल नेचर। ये ब्लू में ब्लू करूंगा ना, अगर येलो में येलो करूंगा ना तो दिक्कत आएगी आपको। ऑफ कैपिटल नेचर is not to be allowed as what friends डिडक्शन, उसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। जो रेवेन्यू होगा तो डिडक्शन मिलेगा, बट कैपिटल का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। तो कैपिटल का क्या मिलेगा, अरे बता दिया, कैपिटल का क्या मिलने वाला है, बोला आपको डेप्रिसिएशन, सिंपल है फ्रेंड्स। ओके चलो नेक्स्ट। फ्रेंड्स जरूरी थोड़ी है जो मैं बिल्डिंग को यूज करूं वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूं, तो जो बिल्डिंग मेरे पास अवेलेबल है उसके 3 यूसेज पॉसिबल है, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। जो बिल्डिंग में यूज करता हूं वो 3 पर्पस के लिए कर सकता हूं, आइदर उसका पर्सनल यूज है, खाली उसमें मैं रहता हूं, देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल बिजनेस एक्टिविटी इज कंडक्टेड फ्रॉम दैट बिल्डिंग। नंबर 2, अरे खाली उसका बिजनेस पर्पस है, खाली उसमें से बिजनेस करता हूं, खाली उसमें से प्रोफेशन है, नो पर्सनल थिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस ऑफ बिजनेस। ओके, थर्ड बिल्डिंग ऐसे होते हैं जिसमें पर्सनल,
प्लस बिजनेस दोनों कामकाज होते हैं। मैं रहता भी वहां पे हूं, काम भी वहां से करता हूं, रहता भी वहां से हूं, बिजनेस भी वहां से करता हूं, रहता भी वहां से हूं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज भी वहां पे करता हूं जो मुझे कमा के देती है, जिसकी इनकम मैं हेड पीछे में टैक्सेबल करता हूं। आप समझे? तो जो बिल्डिंग आपका पर्सनल पर्पस के लिए यूज होगा, तो उसका जो भी रेंट आप पे करोगे, उसका जो भी रिपेयर्स एक्सपेंडिचर आप इंकर करोगे, उसका जो भी रेंट रेट्स, बोलो रेट्स रह गया, हाँ, तो जो भी आप उसका रेट्स पे करोगे, मतलब उसका जो भी टैक्सेस का पेमेंट करोगे, उसका जो भी आप इंश्योरेंस का पेमेंट करोगे, एक सिंगल रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ना 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 ना, नहीं मिलेगा उसका डिडक्शन। क्यों? अरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, बिजनेस पर्पस के लिए थोड़ी आपने उसको यूज किया है। तो बिजनेस पर्पस के लिए आप बिल्डिंग को यूज करोगे तो उसका डिडक्शन है, पर्सनल पर्पस का कौन सा डिडक्शन? आप समझ रहे हो ना? जो बिल्डिंग आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया एंड उसकी इनकम को आपने हिड पीजीबीबी में टैक्सेबल किया, तो जाके उसका रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, अरे बोलो ना, चलो 1 2 3 गो, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, तब जाके उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। पर मेरी इनकम तो यहाँ पे हिड पीजीबीबी में टैक्सेबल ही नहीं होती है। क्यों? अरे वो तो मैं पर्सनल पर्पस के लिए बिल्डिंग को यूज करता हूँ। लोग कहते हैं ना 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 ना, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। डन। चलो नेक्स्ट आएगा बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। अरे हाँ हाँ, बिल्डिंग मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, उसका जो भी रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस में पे करूंगा, डेफिनेट उसका मुझे क्या मिलने वाला है? यहाँ पे डिडक्शन। एकदम सिंपल बात है, एकदम आसान बात है। तकलीफ कब पड़ेगी? तकलीफ पड़ेगी जब पर्सनल प्लस बिजनेस दोनों पर्पस के लिए जब मैं बिल्डिंग को यूज करूंगा, तब डिडक्शन मुझे क्या मिलेगा। एंड जब दोनों पर्पस के लिए मैंने बिल्डिंग को यूज किया, मैंने चारों चार पेमेंट किए जो मैंने आपको बताए, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, सब पेमेंट मैंने किया। व्हाट अबाउट माय डिडक्शन? कितना रेंट मुझे मिलेगा, कितना टैक्स मुझे मिलेगा, कितना इंश्योरेंस मुझे मिलेगा, कितना ये रिपेयर्स का डिडक्शन मुझे मिलेगा? तो रेवेन्यू नेचर का होगा। क्या होगा? लोग कहता है एक काम, तू पर्सनल प्लस बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज करता है? मैंने बोला हाँ, दोनों पर्पस के लिए यूज करता हूं। उन्होंने बोला एक काम कर, तू इसमें से बिजनेस जितना प्रपोर्शन आइडेंटिफाई कर। मैं बोला कैसे? उन्होंने बोला देख, तू कितने घंटे वहां पे बिजनेस करता है? और बोला 8 घंटे वहां पे बिजनेस करता हूं, तो बाकी बाकी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं। सो जाता हूं, खाता हूं, रहता हूं, फ्रेंड्स को मिलता हूं, सोता हूं, खाता हूं, फ्रेंड को मिलता हूं। ओके, उन्होंने बोला एक प्रपोर्शन उसका बिजनेस में नक्की कर दे कि जो बिजनेस के 8 घंटे हो एंड रिमेनिंग एग्जांपल के तौर पे 24 माइनस 8 घंटे एग्जांपल के तौर पे पर्सनल पर्पस के लिए हो। जो भी है उसका आंसर आता होगा। सपोज 16 घंटे पर्सनल पर्पस के लिए हो, तो 16:8, मतलब सिंपल वर्ड्स में 2:1 इस प्रपोर्शन में तो उसको बाइफरकेट कर दे। एंड जो भी तुमने रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस पे किया होगा, उसमें से जो ये 1 होगा, उसका ये 2:1 वाला जो 1 होगा, उतना आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। मतलब सिंपल वर्ड्स में सपोज 2 लाख रुपए का मैंने रेंट का पेमेंट किया हो, तो 2 लाख रुपए का रेंट पूरे पूरा ना 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 ना, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2 लाख में से मुझे कितना मिलेगा? तो 2 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, इतना मुझे मिलने वाला क्या 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 है? बोलो डिडक्शन। बोलो पक्का? एकदम मजबूत खबर पड़े छे। डन। तो जो मैंने दोनों पर्पस के लिए बिल्डिंग को यूज किया हो, विच इज पर्सनल एज वेल एज बिजनेस, तो उसमें से बिजनेस प्रपोर्शन जितना मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। पर्सनल पर्पस का डिडक्शन मुझे मिलने वाला नहीं है। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है खास आपके लिए, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रीमाइसेस यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस। अदर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? पर्सनल पर्पसेस। अदर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? इट इज पर्सनल पर्पसेस। तो क्या होगा जरा चेक करो। वेयर बिजनेस आर यूज्ड, where the premises are used partly for business and partly for other purposes, meaning thereby for personal purposes, only a proportionate part of expenses which are attributable to that part of premises used for the purpose of business will be allowed as what friends? Deduction। मतलब उसमें से आपको proportion जो business को belong करता हो, उतने आपको क्या 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 मिलने वाला है? बोलो डिडक्शन। बोलो पक्का? एकदम डन। ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन 31 के टूवर्ड्स हम आगे बढ़े, उसके पहले सेक्शन 30, दो बातें ध्यान में रखने की। यहाँ पे 4 एक्सपेंडिचर जिसका आपको डिडक्शन मिलता है, विच इज सेक्शन 30, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। दो बातें ध्यान में रखने की। पॉइंट नंबर 1, रिपेयर्स जो कैपिटल नेचर का होगा तो उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसका फुल डिडक्शन बेटा आपको नहीं अवेलेबल हो सकता, उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो रेवेन्यू नेचर का होगा तो उसको आप डेबिट कर पाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपका बिल्डिंग है वो एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता हो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो खाली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता हो तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। जो बिजनेस प्लस पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज होता हो तो उसमें जितना बिजनेस प्रपोर्शन होगा ना बेटा, उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। अदरवाइज जितना पर्सनल पर्पस है उतना डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। चलो फ्रेंड्स, सेक्शन 30 के बाद नाउ वी आर ऑन टू सेक्शन 31। सेक्शन 13 में हमने कुछ बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन किया, बट फ्रेंड्स बिल्डिंग खाली यूसेज से बिजनेस नहीं हो जाता। आप समझने का ट्राई करो। मैं बिजनेस चलाने के लिए यूज करूंगा प्लांट एंड मशीनरी,
मैं बिल्डिंग खाली यूज करके बिजनेस नहीं कर सकता। मुझे बिल्डिंग में क्या चाहिए? एसी। मुझे बिल्डिंग में क्या चाहिए? कंप्यूटर्स। मुझे बिल्डिंग में क्या चाहिए? लाइट्स। मुझे बिल्डिंग में क्या चाहिए? फर्नीचर। ये सारी चीज मुझे बिल्डिंग में चाहिए। सो वो जो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के बारे में जो भी मैं पेमेंट करूंगा उसका डिडक्शन मुझे कहां पे मिलेगा? अंडर सेक्शन 31। मैं रिपीट करना चाहूंगा, सेक्शन 13 ने क्या बोला बेटा? बोलो। सेक्शन 13 ने बोला कि बिल्डिंग के बारे में 4 एक्सपेंडिचर आप इंकर करोगे, विच इज रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, डेबिट कर पाएंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, which is prepared as per income tax. Next आएगा section 31. Now we are talking about plant and machinery. Now we are talking about what friends? Furniture. मतलब जो भी फर्नीचर का एक्सपेंडिचर होगा, जो भी प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपेंडिचर होगा, उसका डिडक्शन आपको कहां में मिलेगा? इट वुड बी अंडर विच सेक्शन? बोलो 31। ओके, तो कौन से एक्सपेंडिचर जिसको अलाउ किया है सेक्शन 31 ने, जो आप आपकी स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज रिपेयर्स। मतलब जो आपने रिपेयर एक्सपेंडिचर इंकर किया होगा, मतलब कोई एसी आपका बिगड़ गया, एसी इज व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। कार इज व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। अरे यस और नो? कंप्यूटर इज व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। सो जो आपका कोई एसी बिगड़ गया, जो आपकी कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे वो बिगड़ गई, आपका कोई कंप्यूटर बिगड़ गया व्हिच वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? बिजनेस, तो उसका जो भी आपने रिपेयर्स एक्सपेंडिचर इंकर किया बेटा, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। रिपेयर्स के लिए ऑलवेज ध्यान में रखने का, रिपेयर्स जो बोलो बोलो कैपिटल नेचर का होगा तो उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। एंड जो रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का होगा दैट वी विल बी डेबिटिंग टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिपेयर्स इफ रेवेन्यू इन नेचर तो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिडक्शन उसका अवेलेबल हो जाएगा। और जो रिपेयर्स कैपिटल नेचर का होगा तो उसका हमको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। वो हम स्टेट डेबिट नहीं कर पाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर? डन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, इट इज इन रिलेशन टू इंश्योरेंस। जो भी इंश्योरेंस हमने पे किया इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, सपोज कार का इंश्योरेंस पे किया तो वो डिडक्शन हमको अवेलेबल हो जाएगा अंडर विच हेड ऑफ इनकम? पीजीबीपी। हम उसको यहाँ पे डेबिट कर पाएंगे टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी विल बी डेबिटिंग इट टू अवर व्हाट फ्रेंड्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर? डन। ओके, तो आगे हमने क्या क्या डेबिट किया था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? याद करो, बिल्डिंग के बारे में 4 एक्सपेंडिचर थे जो हमने यहाँ पे डेबिट किए थे टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो, फर्स्ट वाज रेंट, देन रिपेयर्स, देन रेट्स, देन वाज इंश्योरेंस। अभी ये सेक्शन 30 के हिसाब से उन्होंने डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हम बात करने जा रहे हैं समथिंग इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी, समथिंग इन रिलेशन टू व्हाट फ्रेंड्स? फर्नीचर, व्हिच इज एज पर सेक्शन 31। जो खाली 2 ही बातें करता है। आगे आगे की सेक्शन 30 ने 4 बातें की थी। आगे की सेक्शन 30 ने हमको 4 डिडक्शन प्रोवाइड किए थे, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। जब हम बात करते हैं सेक्शन 31 की, खाली 2 बातें, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। कहां गया रेंट? कहां गए रेट्स? पता चला? मेरा डाउट पता चला? सेक्शन 31 ने क्या बोला? सेक्शन 31 ने बोला खाली तुम्हारा जो भी रिपेयर्स होगा, खाली तुम्हारा जो भी इंश्योरेंस होगा, उसका आपको मिलने वाला यहाँ पे क्या है? डिडक्शन। मतलब रिपेयर्स का डिडक्शन तुम डेबिट कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, आप जो भी कार का रिपेयरिंग करवाओगे, एसी का रिपेयरिंग करवाओगे, फर्नीचर में थोड़ा प्लस माइनस हो गया, कारपेंटर को बुला के रिपेयरिंग करवाया, उसका तुमको डिडक्शन मिलेगा। हाँ, एंड वो भी रेवेन्यू नेचर का होगा तो, कैपिटल का होगा तो अरे तो मिलने वाला है डेप्रिसिएशन। एंड नंबर 2, जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उस इंश्योरेंस प्रीमियम को आप डेबिट कर पाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और व्हाट अबाउट रेंट? कोई नहीं था मेरे पास फर्नीचर, तो मैंने उसको रेंट पे लिया। कोई नहीं थी मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, वो मैंने रेंट पे ली, तो रेंट का नहीं मिलेगा मुझे डिडक्शन। सेक्शन 31 2 ही बातें करता है। कौन सी? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। व्हाट अबाउट रेंट? चलो समझ सकते हैं, टैक्स तो नहीं लगता। अब समझो कि जैसे बिल्डिंग के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स लगता है, वैसे मेरे फर्नीचर के ऊपर फर्नीचर टैक्स लगता हो, मशीनरी के ऊपर मशीनरी टैक्स लगता है, ऐसा तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो चलो टैक्स तो प्रैक्टिकल नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते, पर रेंट तो लगता है। मेरे पास नहीं है फर्नीचर, रेंट पे लिया। नहीं थी मेरे पास कार, रेंट पे ली। नहीं था मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने उसको रेंट पे लिया। व्हाट अबाउट दैट रेंट? नहीं मिलेगा उसका मुझे डिडक्शन। अब समझ रहे हो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? वह कहता है चिंता ना कर स्मिथ, क्या पीजीबी खत्म कर दिया तूने? और ना खत्म नहीं किया, पर डाउट तो अभी हो जाता है ना कि सेक्शन 30 में 4 डिडक्शन प्रोवाइड किए, सेक्शन 30 में 4 बातें की, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। सेक्शन 31 में खाली 2 बातें क्यों ऊपर अटक गए? फर्स्ट इज रिपेयर, सेकंड इज इंश्योरेंस। व्हाट अबाउट माय रेंट? आप समझ रहे हो डियर्स? ओके, तो लॉ ने एक बहुत गजब रास्ता निकाला है, which is section 37 subsection 1 which is general deduction। मैं रिपीट करना चाहूंगा, हम एडमिसिबल डिडक्शंस के ऊपर की जर्नी पास ऑन कर रहे हैं। उसमें सेक्शन 30 से लेके 37 के जो भी इन डेप्थ डिडक्शंस होंगे उसको सारे हम डिस्कस करेंगे।
सेक्शन 30 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वी आर ऑन टू सेक्शन 31। तो दो बातें करता है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। व्हाट अबाउट रेंट? तो कहता है चिंता ना कर, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 जो जनरल डिडक्शंस है जिसमें कुछ 6-7 कंडीशंस है वो सारी सेटिस्फाई हो जाती है, अब चिंता ना करो, उसका डिडक्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जो तुम रेंट का पेमेंट करोगे, हाँ वो तुम डेबिट नहीं कर पाएंगे एज पर सेक्शन 32, सर एज पर सेक्शन 31। आप समझ रहे हो, जो भी रेंट मैंने पे किया फॉर अक्वायरिंग फर्नीचर फॉर माय बिजनेस, जो भी मैंने रेंट का पेमेंट किया फॉर अक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, फॉर यूजिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर माय बिजनेस, हाँ ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा कि मुझे उसका डिडक्शन सेक्शन 31 के हिसाब से मिलेगा। बट हाँ डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, उसको मैं डेबिट नहीं कर पाऊंगा पीएनएल में, ऐसा नहीं होगा, उसको मैं डेबिट कर पाऊंगा, उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा, मैं उसको डेबिट कर पाऊंगा, बट सेक्शन का रेफरेंस खाली बदल जाएगा। इट इज नथिंग बट व्हाट, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पता चल रहा है माय डियर्स, बोलो यस और नो? यस, ओके। तो फ्रेंड्स आपका जो भी रिपेयर्स है वो 31 में जाएगा, जो भी रेंट है वो 37(1) में जाएगा, भविष्य में टैक्सेस लगने शुरू हुए वो 37(1) में जाएगा, जो भी इंश्योरेंस है वो नंबर 2 में आएगा। मतलब वो नंबर यहाँ पे सेक्शन 31 में आपको डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल होगा, जो आप डेबिट कर पाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, डन। तो सेक्शन 31 में भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जो भी होगा उसका रिपेयर्स इंश्योरेंस जो भी होगा उसका रिडक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये नहीं समझा पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो एक मिनट आपके पास है, फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो, फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो, चलो 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 फटाफट आंसर ले आओ। बोलो परफेक्ट है ना? Current repairs of capital nature is not allowed as what friends deduction. ओके, तो जो कैपिटल नेचर का होगा उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। डिडक्शन नहीं मिलेगा मतलब सेक्शन 31 में डिडक्शन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली उसका डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में क्लेम कर सकते हैं, आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एंड वापस से मैंने आपको बताया था, मशीनरी प्लांट फर्नीचर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर अदर पर्पसेस। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कार आपने परचेस की हो तो ऑब्वियसली उसका 100% बिजनेस यूज ही करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो बिजनेस यूज करेंगे तो डिडक्शन फुल मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। उसका रिपेयर्स, उसका इंश्योरेंस, उसका रेंट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, एंड जो आपने बिजनेस के साथ पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो एक फेयर प्रपोर्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें से जो बिजनेस यूसेज होगा बेटा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, जितना पर्सनल होगा उसका डिडक्शन डेफिनेटली आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। बोलो क्लियर माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? यस। दो बातें वापस एक बार सेम टू सेम, रिपेयर्स जो कैपिटल नेचर का होगा ना 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 नहीं मिलेगा उसका मुझे डिडक्शन, एंड जो मेरा जो यूसेज है फर्नीचर का प्लांट एंड मशीनरी का वो बिजनेस भी है साथ साथ में पर्सनल भी है, तो मुझे पर्सनल जितना नहीं मिलेगा बिजनेस जितना डिडक्शन डेफिनेटली मुझे अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो दो सेक्शन हमने अब तक डिस्कस की, फटाफट आपको बता दूं हमारा डिस्कशन शुरू हुआ है विच इज परमिसिबल डिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट इस चीजों को समराइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स ये सब चीजों को समझना। परमिसिबल डिडक्शंस, ओके, उसमें हमने डिस्कशन शुरू किया है सेक्शन 30 to 37। ओके, आगे हमने सेक्शन डिस्कस किया था चार्जिंग सेक्शन विच वाज सेक्शन 28, बाद में उसमें अलग अलग 10 पॉइंट है जिसकी मतलब जो अलग अलग इनकम हम बीच में टैक्सेबल करेंगे। बाद में सेक्शन 29 जिसने क्या बोला कि आप इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे विच इज बेस्ड अपॉन सेक्शन 30 to 43B, एंड बाद में हमने उसके उसके अलग अलग 5 पार्ट्स में उसका डिवीजन कर दिया। इसका फर्स्ट पार्ट होगा विच इज परमिसिबल डिडक्शन फ्रेंड्स, जिसमें सेक्शन 30 to 37 का इन डेप्थ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने जो सेक्शन डिस्कस किया वापस एक बार यहाँ पे बता दो, बरोबर समझने का ट्राई करो। फर्स्ट हमने जो सेक्शन डिस्कस की उसके बारे में मैं थोड़ा एक एनालिटिकल टेबल आपके लिए बना दूं। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा था? इट वाज रेंट, बाद में रेट्स, बाद में रिपेयर्स एंड बाद में इंश्योरेंस। ओके, चलो पॉइंट नंबर 1, सपोज मैंने बिल्डिंग के लिए रेंट पे किया तो कौन सी सेक्शन में उसका डिडक्शन मिलेगा? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इट इज सेक्शन 30, रेट्स का भी सेक्शन 30 में, रिपेयर्स का भी सेक्शन 30 में, इंश्योरेंस का भी सेक्शन 30 में। मुझे क्या मिलने वाला है बोलो बेटा? डिडक्शन। ओके, चलो नंबर 2, हम बात करेंगे अभी फर्नीचर की, हम बात करेंगे अभी प्लांट एंड मशीनरी की। चलो चलो चलो, मैंने रेंट का पेमेंट का डिडक्शन कहां पे मिलेगा? सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 which is nothing but what? जनरल डिडक्शन। इसमें मुझे उसका मिलने वाला है डिडक्शन जिसको हम बोलेंगे जनरल डिडक्शंस। ओके,
रेट्स के बारे में बात करेंगे तो इसका भी प्रैक्टिकली तो नहीं है, बट सपोज भविष्य में लगता है तो 37(1) में इसका मुझे मिलने वाला डिडक्शन जो रिपेयर्स होगा उसका सेक्शन 31 में मिलेगा, एंड जो इंश्योरेंस होगा उसका भी सेक्शन 31 में हमको मिलने वाला है डिडक्शन। दोनों के केस में ऑलवेज एक बात, दो बातें ऑलवेज आपको ध्यान में रखने की। पॉइंट नंबर 1, जो रिपेयर्स आपका कैपिटल नेचर का होगा, बेटा प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो, जो रिपेयर्स आपका कैपिटल नेचर का होगा, तो डिडक्शन ना 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 नहीं मिलेगा। तो सर क्या मिलेगा? अरे उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अंडर विच सेक्शन बोलो बेटा? 32। अभी नेक्स्ट सेक्शन वही आ रही है बिकॉज 31 के बाद जनरली 32 आता है। नेक्स्ट नंबर 2, एक छोटी सी बात ध्यान में रखने की, जो भी आपने बिल्डिंग, जो भी आपने फर्नीचर, जो भी आपने प्लांट एंड मशीनरी यूज किया है, जो बिजनेस के साथ पर्सनल पर्पस हो, तो जो बिजनेस होगा उतना ही डिडक्शन आपको मिलेगा, पर्सनल जितना डिडक्शन बेटा आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। बोलो क्लियर? समरी एकदम मगज में क्लियर? यस। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन अभी हम डिस्कशन करेंगे, इट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीजीवीपी हेड का परमिसिबल डिडक्शन का गजब 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 रेलेवेंस वाली ये सेक्शन आपके लिए, खास आपके लिए। इट इज सेक्शन 32। मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन, मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंसेप्ट पर्सपेक्टिव, अवर एकेडमिक इंपॉर्टेंस तो गजब ही है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी गजब होने वाला है। ये अकाउंट से बहुत वेरी करता है, तो हमको इसको समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो डेप्रिसिएशन इज अवर नेक्स्ट परमिसिबल डिडक्शन। स्लाइड अलग 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 ज्यादा ही थोड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, इसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 याद रख लेना। ओके, फर्स्ट ऐसा बेसिक पॉइंट आता है कि डेप्री क्लेम करना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है। पहले डेप्री होता क्या है वो आपको समझा दूं 1 मिनट के लिए। देखो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे सपोज ये मेरा रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको विजुअलाइज करना तो शुरू ही कर दिया होगा आपने, अलग 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 डेबिट्स आपके वहां पे शुरू हो चुके हैं। सपोज एक छोटी सी बेसिक बातें करूं फ्रेंड्स इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन। समझो, हुआ है ऐसा कि मैंने एक बिल्डिंग परचेस किया, लिसन वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। सपोज मैंने एक बिल्डिंग परचेस किया, तो फ्रेंड्स उसका जो भी रिफ्लेक्शन आएगा ये बैलेंस शीट में यहाँ पे आएगा बिल्डिंग के तौर पे। जैसे 100 करोड़ का बिल्डिंग था, तो फ्रेंड्स ये 100 करोड़ का बिल्डिंग में एक दिन में यूज नहीं करने वाला, बस मैं उसको एक साल में पूरा यूज नहीं कर देने वाला, वो मुझे मल्टीपल ईयर्स के लिए काम आने वाला है। सो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डेबिट करूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे की 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए मैंने उसको सैलरी पे की, तो 1 साल का उसका मैंने यूटिलाइजेशन कर दिया, तो स्टोरी वहां पे एंड हो जाती है। वो मुझे 1 साल की सैलरी का जो भी बेनिफिट है वो सेकंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए मुफ्त में अवेलेबल नहीं होने वाला, उसके लिए मुझे वापस एक बार उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? सपोज मैंने रेंट का पेमेंट किया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए जो भी मैंने रेंट का पेमेंट किया उसका बेनिफिट मुझे खाली 1 साल के लिए अवेलेबल हुआ। सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर किया, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आई चल बसी, तो उसका बेनिफिट मुझे उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अवेलेबल हुआ, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे बोलो यस और नो? यस। ओके, सो मैंने सैलरी पे की, मैंने रेंट पे किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। अब समझो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने 1 साल का जो भी पेमेंट किया वो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए मुझे बेनिफिट नहीं देने वाला, वो 1 साल में बेचारा खत्म स्टोरी। यस और नो? यस। बट आप ये बिल्डिंग के बारे में चेक करो, वे फर्नीचर के बारे में चेक करो, या प्लांट एंड मशीनरी के बारे में चेक करो, कोई इंटेंजिबल एसेट्स मैंने परचेस की, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, और ये सारा जो है एसेट्स वो मुझे 1 से ज्यादा इयर्स के लिए अवेलेबल होगा, तो उसको मैं फुल डेबिट नहीं कर पाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं 1 साल के लिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, हमारे ईयर की बात करता हूं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अरे बोलो यस और नो? हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रिपरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ओके, सो मैंने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया है वो फुल डेबिट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज 1 साल तक उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलते हुए मल्टीपल ईयर्स के लिए उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। सो आई कैन नॉट डेबिट बिल्डिंग टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई कैन नॉट डेबिट फर्नीचर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई कैन नॉट डेबिट प्लांट एंड मशीनरी टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या करूंगा मैं? तो उसके ऊपर का फ्रेंड्स जो डेप्रिसिएशन होगा, उसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो मैं डेबिट कर पाऊंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो? यस। तो ये बिल्डिंग का जो फर्स्ट ईयर का जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, लेट अस से 10 करोड़ रुपए उसका डेप्रिसिएशन आया, एंड बिल्डिंग भले उसकी वैल्यू बढ़ती हो पर डेप्रिशिएट तो हो रहा है ना। यस और नो? उसका यूज होगा तो टाइल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, बिल्डिंग का यूज होगा तो उसका जो भी एम्बियंस होगा उसमें थोड़ा डेप्रिसिएशन आएगा, वो खर्चा एज ए डेप्रिसिएशन मैं डेबिट करूंगा टू व्हाट? माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे डेबिट करूंगा डेप्रिसिएशन, अंडर विच सेक्शन बोलो बेटा? 32। ओके, सो सैलरी है,
इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, एक्सेट्रा है, तो ये मैं पूरा डेबिट कर दूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर जब मैं असेट को परचेस करता हूं जो कैपिटल नेचर का है, वो 1 साल का बेनिफिट मुझे नहीं देता, वो फ्रेंड्स मुझे मल्टीपल ईयर्स का बेनिफिट देता है। सो उसका जो भी डेप्रिसिएशन कंपोनेंट होता है वो मैं डेबिट करता हूं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो पॉइंट नंबर 2, अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे समझने का ट्राई करो। हमारे अकाउंटिंग में है ना फ्रेंड्स, बहुत सारी मेथड्स है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। बोलो यस और नो? अरे मेथड्स तो बहुत सारी है, उसमें मुझे तो बहुत कम आती है, आप मुझे बहुत नॉलेज है बोलो, आप मुझसे बहुत नॉलेज है बोलो इन रिलेशन टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं 2-3 आपको बता दूं जो मुझे पता है। एक तो WDV है, एक तो SLM, एक तो एन्युइटी है, बस मुझे 3 आती है। एक तो WDV है, एक तो SLM है, एक तो एन्युइटी है, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स होगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन। बट हमारा टैक्सेशन है ना, हमारा जो इनकम टैक्स है ना, उसको इतनी सारी मेथड्स नहीं आती, बिकॉज मुझे बहुत कम मेथड्स आती है। यस और नो? सो हमारे इनकम टैक्स को भी इतनी सारी मेथड्स नहीं आती। इनकम टैक्स को तो खाली एक ही मेथड आती है, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करेगा डेप्रिसिएशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लीज बरोबर समझ लो, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करेगा डेप्रिसिएशन वो खाली एक मेथड से होगा, वो खाली सिंगल मेथड से होगा। इनकम टैक्स आपको मल्टीपल ऑप्शन नहीं देता, इनकम टैक्स कंपलसरी एक ही मेथड फॉलो करेगा। वो कौन सा होगा? WDV। ओके, WW हो गया, ये WDV मेथड ऑफ अकाउंट में WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, एक ही मेथड ये अलाउ करता है। ओके हाँ, एक स्लाइड छोटा सा एक्सेप्शन, जो आप पावर यूनिट हो, मतलब अरे पावर जनरेटिंग यूनिट और सबको करंट, सॉरी सबको आप पावर देते हो, जिससे एसी चलता है, लाइट चलती है, ये वीडियो हो रहा है, आप समझ रहे हो ना? ओके, तो उनके पास सॉरी ऑप्शन रहता है, उनको भी मैंडेटरी नहीं, उनके पास ऑप्शन रहता है टू फॉलो व्हाट, SLM। बट आप चेक करो पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा है, सारे लोगों को मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा WDV। एक छोटे से पावर यूनिट को खाली ऑप्शन दिया कि भी तू चाहे तो तेरे पास ये SLM फॉलो करने का ऑप्शन है, WDV फॉलो करेगा तो WDV कर, SLM फॉलो करना तो SLM कर। बाकी सारे अंडरटेकिंग को इरिस्पेक्टिव बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कोई भी और फर्क नहीं पड़ता, एक ही मेथड। बोलो कौन सी? WDV। बोलो क्लियर? एंड उसमें से एक और मेथड अब इमर्ज करके आए हैं व्हिच इज ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। धीरे धीरे आगे आके पढ़ाता हूं, चिंता ना करो, हिम्मत रखो। ओके, तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन, हाँ जो हमने डिस्कस किया, वो क्लेम करना कंपलसरी है, पढ़ना तो कंपलसरी बिकॉज एग्जाम में आने वाला है फॉर श्योर, मैंने बात कर दी है। बट एग्जाम तो ठीक है चलो, बट लाइफ में क्लेम करना कंपलसरी की ऑप्शनल है। लॉ ने बोला डेप्री क्लेम करना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन आपके पास रहने वाला नहीं है, मतलब यू हैव टू हैव क्लेम व्हाट, डेप्रिसिएशन, कोई ऑप्शन नहीं। अरे सर ना क्लेम, अरे ना क्लेम करो तो ना चले, इट इज लॉ। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो, सेक्शन 30 के जो भी एक्सपेंडिचर थे बिल्डिंग के बारे में 4 बोल दो फटाफट, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। नेक्स्ट था सेक्शन 31, इट वाज इन रिलेशन टू फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बोलो उसके दो एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ, अभी आपका जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपको मैंडेटरी क्लेम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास रहने वाला नहीं है, यू हैव टू क्लेम, मैंडेटरी है टू क्लेम व्हाट, डेप्रिसिएशन। हाँ, डिडक्शन आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ATC टू ATU, इट इज जनरल डिडक्शन, ATC टू ATU वो क्लेम करना ऑप्शनल है, चाहो तो क्लेम करो, ना चाहो तो ना क्लेम करो, आपकी मर्जी। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जनरल डिडक्शंस अंडर सेक्शन ATC टू ATU वो क्लेम करना ऑप्शनल है, बट जब बात आएगी डेप्रिसिएशन की, पढ़ना तो कंपलसरी ही है, क्लेम करना भी कंपलसरी है, डेबिट करना ही पड़े कोई ऑप्शन नहीं, डेबिट करना ही पड़े कोई ऑप्शन नहीं टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर? तो फर्स्ट फंडामेंटल चीज, अकाउंटिंग में बहुत सारी मेथड्स है, बट इनकम टैक्स तो एक ही मेथड फॉलो करेगा, बोलो कौन सा? WDV। इनकम टैक्स एक ही मेथड फॉलो करेगा, बोलो कौन सा? WDV। हाँ, पावर यूनिट्स के लिए छोटा सा ऑप्शन अवेलेबल है SLM, आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट डेबिट तो करना ही पड़ेगा, एक ही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी WDV, एंड डेबिट तो करना ही पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे हर एक हेड ऑफ इनकम में आने की कुछ ना कुछ कंडीशंस, चार्जिंग सेक्शंस होती है, वैसे डेप्री क्लेम करने की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है, तो ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करोगे तो आप डेबिट कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कर पाएंगे मतलब करना ही है डेबिट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32। तो क्या है ये कंडीशंस? बहुत मजेदार है, हर एक
कंडीशन में कुछ अफलातुन बातें हैं, आओ टाइम टू टाइम उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 अभी है ना फ्रेंड्स, डेप्री के लिए लॉ ने क्या किया है, असेट को क्लासिफाई कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पूरा डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का अकाउंटिंग से बहुत वेरी करता है, बहुत बहुत आप गाप जमीन का फर्क है। सो बरोबर फोकस करना प्लीज। असेट्स को है ना फ्रेंड्स दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इनकम टैक्स की बात करता हूं, असेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फ्रेंड्स टेंजिबल असेट्स एंड सेकंड इज फ्रेंड्स इनटेंजिबल असेट्स। असेट्स को है ना बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज टेंजिबल असेट्स, सेकंड इज इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल देख सके वो, फील कर सके वो, इनटेंजिबल जो टच ना कर सके वो देख ना सके वो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, गुडविल, ये सारी हमारी इनटेंजिबल असेट्स है। टेंजिबल असेट्स मतलब मैंने बताया बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी हमारी टेंजिबल असेट्स है। फर्दर इस टेंजिबल असेट्स को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। मतलब ये तीन हिस्सों में ही डिवाइड करने का, कुछ चौथा ऐसा डेवलप नहीं करने का, तीन का दो नहीं करने का, तीन का चार नहीं करने का। तो लॉ ने बोला सेक्शन 32 वो आपको फॉलो करना है, बिकॉज है ना फ्रेंड्स ये प्रोविजंस है। आप खुद से ना एक कैटेगरी बढ़ा सकते हो ना एक खुद से कैटेगरी कम कर सकते हो। लॉ ने बोला टेंजिबल में तीन है ना, टेंजिबल में तीन। लॉ ने बोला ऐसा એટલે ऐसा, हम फॉलो करते हैं लॉ, बरोबर? यस, ओके। तो टेंजिबल में तीन कौन से सर? तो फर्स्ट उसमें से आता है बिल्डिंग। मैंने बीच में बोल ही दिया, आपका ध्यान था कि नहीं पता नहीं है मुझे लाइफ में, बट फर्स्ट इज बिल्डिंग। ये बिल्डिंग टेंजिबल असेट का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। मतलब असेट्स को आप मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करो, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट उसमें से होगा बिल्डिंग, सेकंड उसमें आएगा फ्रेंड्स फर्नीचर, एंड थर्ड उसमें से आएगा इट वुड बी फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी। आपको पता ही है ये सेक्शन 30 में इसको डिस्कस किया था, सेक्शन 31 में इस दोनों को डिस्कस किया था। यही हमारे पार्ट्स बनते हैं इनटू टेंजिबल असेट्स, एंड लास्ट होगा फ्रेंड्स हमारा इनटेंजिबल असेट्स। सो ब्रेकअप वाला बाइफर्केशन बोलूं तो टोटल चार हिस्सों में हमारी एसेट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट होगा बिल्डिंग, देन इट वुड बी फर्नीचर, देन इट वुड बी प्लांट एंड मशीनरी, देन इट वुड बी इंटेंजिबल असेट्स। एंड मेजर ऊपर से बाइफर्केशन करना हो तो टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में तीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो लॉ ने क्या बोला बेटा पता है? लॉ ने ऐसा बोला कि असेट जिसके ऊपर आप डेप्री क्लेम करने जा रहे हो, सॉरी डेप्री जिसके ऊपर क्लेम करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। डिडक्शन क्लेम करना ऑप्शनल है, डेप्री कंपल्सरी क्लेम करना ही पड़े, कोई ऑप्शन नहीं। यू हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन। यस और नो? यस, ओके। तो उन्होंने क्या बोला पहले में, फर्स्ट कंडीशन में ऐसा बोला कि जो भी आपकी असेट है वो इसमें क्लासिफाई हो जानी चाहिए। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपकी जो भी असेट है वो ये चार हिस्सों में क्लासिफाई हो जानी चाहिए, ऐसी हमारी फर्स्ट कंडीशन। मतलब आइदर वो बिल्डिंग होना चाहिए, आइदर वो फर्नीचर होना चाहिए, आइदर वो प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, आइदर वो इंटेंजिबल असेट्स के केस में बाइफर्केशन होना चाहिए। जो आपकी असेट का यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं हो सकता तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते, भूल जाओ उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन। सेक्शन 32 आपके लिए नहीं बना है। तो सेक्शन 32 पहला पार्ट क्या होगा कि आपकी असेट का सेग्रीगेशन होना पॉसिबल, आपकी असेट का क्लासिफिकेशन होना पॉसिबल। आपके असेट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा चार हिस्सों में। फर्स्ट इज टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में तीन, बिल्डिंग, बोलो फर्नीचर, बोलो क्या बैठे हो घर पे? अरे बोलो मेरे साथ, पहला बिल्डिंग, बाद में फर्नीचर, आवाज नहीं आ रही? बोलो प्लांट एंड मशीनरी। परफेक्ट बोले, ओके। चलो अब यहाँ पे चेक करो जरा। The asset in respect of which depreciation is claimed must belong to either of the following categories, namely first is what that you can check, first is tangible assets being what, building, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। यही सीक्वेंस है जो ब्लॉक ऑफ असेट में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने परफेक्ट सीक्वेंस आपको बताई, जिसमें फर्स्ट आप बिल्डिंग को बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे फर्नीचर, थर्ड बोलेंगे फ्रेंड्स मशीनरी एंड प्लांट। ये दोनों कंबाइंड है तो यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। तो भविष्य में आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट मगज में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सेकंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, आइदर इट कैन बी टेंजिबल और इट कैन बी व्हाट फ्रेंड्स, बोलो इंटेंजिबल असेट्स। ओके, नो हाउ, patent, copyright, trademark, licenses, franchises or any other business or commercial right of similar nature, it is termed to be what friends, बोलो intangible assets। मतलब सिंपल वर्ड्स में आपका कोई भी असेट इस चार हिस्सों में तो मैक्सिमम आ ही जाना चाहिए। यो नहीं आया ना तो लोचा पड़ जाएगा, डेप्री नहीं मिलेगा। अरे सर कोई भी असेट को चार में तो डिवाइड कर ही लेंगे ना। चलो, एसी, प्लांट एंड मशीनरी, कार, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर का टेबल, फर्नीचर, बिल्डिंग, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, इंटेंजिबल। सो असेट बच जाएगी कौन सी जो इसमें नहीं आएगी? ऐसे तो कौन सी असेट होगी कि जिसका बाइफर्केशन इस चार में पॉसिबल नहीं हो पाएगा? वो बताऊं? बताता हूं, लाइव स्टॉक।
बरोबर है ना। लाइव स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेक्चर लेने के लिए घोड़ा यूज करता हूं। मतलब लेक्चर, यहाँ से लेक्चर की प्रीमाइसिस तक पहुंचने के लिए, कि स्टूडियो तक पहुंचने के लिए, या स्टूडियो से घर पे पहुंचने के लिए, कि फिजिकल लेक्चर ले से घर पे पहुंचने के लिए मैं कार यूज नहीं करता, मैं एक्टिवा यूज नहीं करता, ना मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूं, मैं तो घोड़ा यूज करता हूं। मैं घोड़े को बहुत मानता हूं, मैं घोड़े को बहुत मानता हूं। सो आई हैव परचेज्ड अ वंडरफुल अफगानी घोड़ा फॉर माय ट्रांसपोर्टेशन, फॉर बिजनेस पर्पस के लिए जो भी मैं ट्रैवल करूंगा, आप मुझे रास्ते में घोड़े पे ही देखोगे। हाँ, उसमें मैं लैपटॉप लेके कुछ मटेरियल बनाऊंगा, उसमें लैपटॉप लेके मैं देखूंगा कि ये बरोबर नोट्स बनी है कि नहीं बनी है। अरे यस और नो? यस, बट मेरा ट्रांसपोर्टेशन तो घोड़े के ऊपर ही होगा। बोलो कहां पे उसको बाइफरकेट करेंगे? घोड़ा बिल्डिंग है ना बे, घोड़ा फर्नीचर है, नो फर्नीचर है, प्लांटर मशीनरी है ना बे, इंटेंजिबल है ना। तो जो मैंने घोड़ा यूज किया वो लाइव स्टॉक है, उसका डेप्रिसिएशन मुझे अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो लाइव स्टॉक, अरे कोई डेप्रिसिएशन मुझे अवेलेबल होने वाला नहीं है। नंबर नेक्स्ट असेट इज लैंड। ना वो देखो, बिल्डिंग अलग बात है, लैंड अलग बात है, आप समझ रहे हो ना। जो मेरे पास लैंड है तो उसके ऊपर का मुझे डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली उसके ऊपर का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को डेफिनेटली आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर पाएंगे एज अ डेप्रिसिएशन, पर जो लैंड होगा वो डेप्रिशिएबल असेट नहीं है। एंड जो भी अदर कैपिटल असेट होगी एग्जांपल के तौर पे, उसका भी डिडक्शन आपको डेप्रिसिएशन का अवेलेबल होने वाला नहीं है। ओके, तो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत आसान, कि आपका कोई भी असेट का क्लासिफिकेशन हो जाना जरूरी है। आइदर वो होना चाहिए बिल्डिंग, आइदर वो होना चाहिए फर्नीचर, आइदर वो होना चाहिए बोलो 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 प्लांट एंड मशीनरी, आइदर वो क्या होना चाहिए इंटेंजिबल असेट। ऐसा क्लासिफिकेशन उसका हो जाना जरूरी है फ्रेंड्स। ओके, नंबर टू बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है असेट आपकी डेप्री मैं क्लेम करूं, और ऐसा हो सकता है असेट नरेंद्र मोदी की डेप्री मैं क्लेम करूं। ऐसा हो सकता है असेट जो बाइडेन, अरे यूएस के प्रेसिडेंट, असेट एलन मस्क की, अरे वो टेस्ला का ओनर, असेट बिल गेट्स की, अरे वो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, असेट उनकी डेप्री मैं क्लेम करूं। ये लॉर्ड वाला चुप भैया, असेट जिसकी होगी वो उसके ऊपर का डेप्री क्लेम करेगा। असेट आपकी डेप्री का क्लेम मैं ना ना, असेट मेरी डेप्री का क्लेम आप ना ना, असेट किसी और की डेप्री का क्लेम हम ना ना। तो जिसकी असेट उसका डेप्री, जिसकी असेट उसका डेप्री। तो लॉ ने उसको कंडीशन वाइज कैसे फ्रेम किया, द असेसी मस्ट ओन द असेट। हाँ, फुल्ली और पार्टली, जरूरी नहीं है कि पूरा बिल्डिंग मेरे नाम का ही हो। 50% आपके नाम का है, 50% मेरे नाम का है, तो 50% आप डेप्री क्लेम करेंगे, 50% मैं डेप्री क्लेम करूंगा। आप समझ रहे हो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? जरूरी नहीं है कि फुल ओनरशिप मेरी होनी चाहिए, पार्ट ओनरशिप हो तो पार्ट ओनरशिप का डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल ओनरशिप होगी तो फुल ओनरशिप जितना डिडक्शन मिलेगा। अरे बोलो यस और नो? यस। तो सेकंड कंडीशन इज रिगार्डिंग ओनरशिप क्राइटेरिया, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स हम ओनरशिप क्राइटेरिया। फर्स्ट वाज क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, कि आपकी एसेट का क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए, इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। सेकंड को बोलेंगे ओनरशिप क्राइटेरिया। अरे यस और नो? यस। ओके, चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। हमारा प्रीवियस ईयर है फ्रेंड्स 2021, बरोबर बरोबर ध्यान देना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहां पे ध्यान। मुझे कार बेचनी थी, आपको कार परचेस करनी थी, बहुत कार इकट्ठा हो गई थी, तो मुझे कार बेचनी थी, आपको कार परचेस करनी थी। मैंने आपको कार बेची 29 मार्च 2021 को, मतलब 2021 में मैंने आपको कार बेच दी, बरोबर? यस। मैंने आपको कार सेल कर दी। अब कार सेल कर दी ना, तो मैंने आपको कार की चाबी दे दी, आपने मुझे कार का पैसा दे दिया, जो भी होगा वो अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, स्टोरी खत्म हो गई। बट उसका करवाना पड़ता है आरटीओ में रजिस्ट्रेशन। इस दिन की का भी ट्रांसफर हो गया एंड मुझे पैसा भी मिल गया, दोनों जो हमारे नॉर्मल वहीवट होते हैं वो हमने खत्म कर दिए। बट हुआ क्या कि इसका आरटीओ में जाकर करवाना पड़ता है ट्रांसफर, मतलब उसका जो भी आरसी बुक होता है वो मेरे नाम का होगा कार का, तो वो मुझे आपके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसमें मैंने बोला था अभी एक आध वीक के लिए मैं थोड़ा जो बाइडन के साथ थोड़ा बिजी हूँ, वो यहाँ पे आने वाला है, सो उसके साथ मुझे थोड़ा रहना पड़ेगा। बट मैंने ऐसा बोला कि 2-10 दिन के बाद हम उसको खत्म कर देंगे। तो फाइनली ऐसा हो पाया कि 10 अप्रैल को आपका नाम आरसी बुक में आ गया। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? वो आरसी बुक में आपका नाम कब ट्रांसफर हुआ? आरसी बुक में आपका नाम ट्रांसफर हुआ ऑन 10th of April 2021। मतलब अब ऐसा समझो कि कार आपकी हुई कब?
तो कि 2021 में, बट आपके नाम की कार कब हुई? इट वॉज इन ईयर 21-22। डियर, आप समझ रहे हो? अरे यस और नो? आप कार के पोजेशन में आ जाते हो कब? इन ईयर 2021। अगेन यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ कार आल्सो, बट आप रजिस्टर्ड ओनर कब बनते हो? ऑन 21-22। तो हम दो बातें करेंगे। यहां पे आप बन गए बेनिफिशियल ओनर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल ओनर? एक सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं। एग्जांपल के तौर पे लेट अस से आप अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कार ले गए, आपने मुझे पैसे दे दिए, एंड लेटर से जैसे आप कार ले गए, पता नहीं आपका ध्यान था कहां पे था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बट आगे झाड़ था एंड आप कार लेके जा रहे थे, साइड में से कार नहीं गई। बोलो किसका नुकसान होगा? बस खाली 10 मिनट हुए, आपने मुझे पैसे दिए हुए एंड आपको मैंने चाबी दी हुई, खाली 10 मिनट हुए हैं, ऐसा हो गया। बोलो किसका नुकसान? अभी तो आरसी बुक मेरे नाम पे है, अभी आरसी बुक मेरे नाम पे है, तो नुकसान किसका? नुकसान आपका। क्यों? बिकॉज आप भले रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो। जो भी उसका नुकसान, जो भी उसका फायदा होगा, वो किसका होगा? आपका होगा। तो यू आर बेनिफिशियल ओनर, आई एम रजिस्टर्ड ओनर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस दिन को बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट रजिस्टर्ड ओनरशिप इस दिन को ट्रांसफर होती है। अरे ये सुन लो, 29 मार्च को ट्रांसफर होगी बेनिफिशियल ओनरशिप, बट रजिस्टर्ड ओनरशिप ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आरसी बुक, आरटीओ के रिकॉर्ड्स में कब ये ट्रांसफर होगा? लेट अस से ऑन 10th ऑफ अप्रैल। तो क्या आप इस साल के लिए, चंद अकाउंटेंट्स बरोबर समझने का ट्राई करो, क्या आप इस साल के लिए जब बनते हो बेनिफिशियल ओनर, इस साल के लिए 2021 के लिए आप उस कार का डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे? लॉ कहता है यहां पे जो ओनरशिप की बात है ना, that also includes what? Beneficial owner. That also includes what? Beneficial owner. मतलब यहां पे ऐसा लिख दू, includes beneficial owner। उसका मतलब क्या हुआ? क्या आपको इसका डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा? यूसेज नहीं बेटा, ओनर, बेनिफिशियल ओनर। ओके, तो क्या आपको इस ईयर के लिए 2021 के लिए डेप्री अवेलेबल होगा? बोलो यस और नो। एब्सोल्युटली यस। इसका क्या क्लेम कर पाएंगे? 2021 में भी आप कार का क्या क्लेम कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन। कितना होगा, क्या होगा? थोड़ा सब्र करो, बिकॉज आगे जाके उसका डिस्कशन आने वाला है। सो अननेसेसरीली थोड़ा आप क्यूरियोसिटी मत डेवलप करो। ओके, चलो शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन बोलो, फर्स्ट इज व्हाट? क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, कि आपके एसेट का क्लासिफिकेशन इस चार पार्ट्स में तो हो ही जाना चाहिए। बोलो भाई, ये बोलना है आपको। बिल्डिंग, सेकंड इज व्हाट? फर्नीचर, थर्ड इज व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी, लास्ट इज व्हाट? इंटेंजिबल एसेट्स, एंड नेक्स्ट इज बेनिफिशियल ओनरशिप क्राइटेरिया, और नेक्स्ट इज ओनरशिप क्राइटेरिया कि आप एसेट को ओन करते होने चाहिए। हाँ, मे बी पार्टली, मे बी फुल्ली। फुल होगा तो फुल डेप्री मिलेगा, पार्ट होगा तो पार्ट, जितने भी परसेंटेज के लिए ओनर होंगे उतना आपको डेप्री मिलेगा। बट इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी रजिस्टर्ड ओनर। It is sufficient if you are beneficial owner for the purpose of claim of what? बोलो, depreciation. Okay, third, last आज के लिए, the asset should be actually used by the assessee for the purpose of his business or profession during the previous year। मतलब asset को आपको यूज करना है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, तब जाके उसका आपको क्या मिलने वाला है? बोलो 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 बोलो, डेप्रिसिएशन। जब तक आप असेट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करते, तब तक उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं यूसेज क्राइटेरिया। इसको बोलेंगे यूसेज क्राइटेरिया। तीन क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करने थे। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, सेकंड इज ओनरशिप क्राइटेरिया, थर्ड इज व्हाट? यूसेज क्राइटेरिया। जो आप असेट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे तो जाके उसका डेप्री आपको अवेलेबल होगा। जो असेट को आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, उसका डेप्रिसिएशन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। इसमें एक बहुत वंडरफुल बात है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, डन। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। फटाफट 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 हमने अब तक जो भी डिस्कशन किया उसका स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। बोलो बोलो बोलो। पहले हमने डिस्कशन शुरू किया था इन रिलेशन टू हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में दो इनकम जनरली हम टैक्सेबल करेंगे। जो बिजनेस से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होगा, जो प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होगा, उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे अंडर दिस वंडरफुल मैजिकल हेड ऑफ इनकम व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स? पीजीबीपी। बिजनेस में जनरली तीन क्राइटेरिया कंसीडर करने के, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। प्रोफेशन में तीन बातें आएगी, डिग्री, स्किल एंड टैलेंट। इसमें से बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो, जो भी इनकम आएगी उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। एक ऑलवेज विजुअलाइजेशन मगज में रखना, क्या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हो एंड आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके, इतना खाली मगज में रखना। नेक्स्ट, प्रॉफिट मॉनेटरी टर्म्स में हो, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो, दोनों को हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। कैपिटल रिसीट हम टैक्सेबल नहीं करेंगे अंडर हेड पीजीबीपी। वॉलंटरी रिसीट्स होगा डेफिनेटली उसको हम टैक्सेबल करेंगे। इनकम लीगल हो के इलीगल हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। आपके अलग 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 मल्टीपल बिजनेसेस होंगे तो एक ही बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड सॉरी एक ही बनाएंगे हम इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, उसमें सारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को हम इंक्लूड करने वाले हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, फर्स्ट इज मर्केंटाइल और विच यू कैन से अक्रूवल सिस्टम, सेकंड इज फ्रेंड्स कैश सिस्टम। आप चाहो वो फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, ये जब आप कैलकुलेशन करो और जब आप अकाउंटिंग करो तो आपको ये फॉलो करना है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इन डेप्थ डिस्कशन ये फाइनल में आएगा, नथिंग टू वरी। चार्जिंग सेक्शन अलग अलग 10 पॉइंट है, जो इनकम हम पीजीबी में टैक्सेबल करेंगे वो इस पर्टिकुलर 10 पॉइंट्स में से होगा। पॉइंट नंबर 1, कोई भी बिजनेस कोई भी प्रोफेशन जो आपने कैरी किया है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करने जा रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मॉडिफिकेशन हुआ उसके लिए आपको कंपेंसेशन के कोई भी पैसा आपको मिला उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। थर्ड पॉइंट पेंडिंग रखो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे अंडर हेड पीजीबीपी। कोई भी बेनिफिट्स आपको मिले, कोई भी परक्यूज आपको मिले विद कनेक्शन विद बिजनेस तो उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। वॉलंटरी रिसीट्स जिसको हमने आगे डिस्कशन किया। पार्टनरशिप में से पार्टनर जो भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट सैलरी बोनस जो भी रिसीव करेगा उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। नॉन कॉम्पीट फीस को हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे अंडर हेड पीजीबीपी। ह्यूमन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एम्प्लॉय को पैसा मिला तो सैलरी हेड में टैक्सेबल, जो एम्प्लॉयर को पैसा मिला तो हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल, जो फैमिली मेंबर्स को पैसा मिला तो हेड आईफोस में ये टैक्सेबल होने वाला है। ओके, आपके स्टॉक को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो, आपके स्टॉक को याद रखना वो ज्वेलरी वाला एग्जांपल, आपके स्टॉक को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो तो स्टॉक की जो भी एफएमवी होगी उसको हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे अंडर हेड पीजीबीपी। 3580 बाकी रहेगा, चिंता ना करो। सेक्शन 29 कहता है कंप्यूटेशन कैसे करेंगे इस बिजनेस इनकम का, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सेक्शन 30 टू 43D तक के जो भी सेक्शंस है उसको कंसीडर करते हुए हमको कैलकुलेशन करना है, जिसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट के ऊपर अभी फोकस करेंगे एडमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 टू 37, जिसमें हमने दो सेक्शन तो इन डेप्थ डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज सेक्शन 30 एंड सेकंड वो सेक्शन 31, जिसका आगे हमने डिस्कशन शुरू किया है सेक्शन 32 का, विच इज नथिंग बट व्हाट, डेप्रिसिएशन। सेक्शन 30 याद करो, बिल्डिंग के बारे में 4 एक्सपेंडिचर, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। बोलो बेटा पर एक और 1 2 3 गो। रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। दो बातें ध्यान में रखने की, रिपेयर्स करंट नेचर का, सॉरी रिपेयर्स कैपिटल नेचर का होगा तो उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड जो रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का होगा तो उसका हमको क्या मिलने वाला है, हम उसको डेबिट कर पाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो बिल्डिंग आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, साथ साथ में पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज किया हुआ है, तो बिजनेस जितना आपको उसका जो भी डिडक्शन होगा वो अवेलेबल होगा, जो पर्सनल होगा उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 31 जो डिस्कशन करता है इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के लिए जो भी आपने रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का पेमेंट किया होगा उसका कोई यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बोलो 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 बोलो, डिडक्शन। ए सर रेंट का क्या होगा, ए सर रेट्स का क्या होगा, उसका सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में जनरल डिडक्शन में उसका भी यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। वापस एक बार दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखने की, जो आपका रिपेयर्स कैपिटल नेचर का होगा तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, उसके ऊपर का डेप्री आपको मिलेगा, एंड जो रेवेन्यू नेचर का होगा तो उसको डिडक्शन के तौर पे आप क्लेम कर पाएंगे। एंड जो आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, जितना बिजनेस पर्पस होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा, पर्सनल डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है, जिसका समरी हमने बना दिया। सेक्शन 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गजब 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 इसका रिलेवेंस। चलो शुरू करते हैं। डेप्री क्लेम करना बोलो क्या है, कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्लेम करना पड़ेगा। हाँ, अकाउंटिंग के पास बहुत सारी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, और हमारे पास तो खाली एक ही मेथड है, बोलो कौन सी, डब्ल्यूडीवी। एक ही मेथड के हिसाब से आप डेप्री यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यूडीवी। हाँ, पावर यूनिट के पास ऑप्शन रहता है किसका, टू फॉलो एसएलएम, वो मेथड आपके पास रहती है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। डेप्री क्लेम करना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन क्लेम करना कंपलसरी है। कुछ कंडीशंस थी जिसकी दो हमने इन डेप्थ डिस्कस कर ली, तीसरी कंडीशन खाली मैंने आपको बताई, उसको इलैबोरेट करूंगा सब्सिक्वेंट लेक्चर में। फर्स्ट इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कि हमारी असेट को क्लासिफाई करना जरूरी है, आइदर वो क्लासिफिकेशन होगा इनटू बिल्डिंग, इनटू बोलो नेक्स्ट फर्नीचर, बोलो नेक्स्ट इनटू प्लांट एंड मशीनरी, लास्ट बोल दो फटाफट, इनटू इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे आपको एसेट को क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। नंबर 2 इज इन रिलेशन टू ओनरशिप क्राइटेरिया, यू मस्ट बी ओनिंग द एसेट, यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट। हां, जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड ओनर हो, आप बेनिफिशियल ओनर हो तो भी उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन। थर्ड इज यूसेज क्राइटेरिया, आपको एसेट को एक्चुअल बिजनेस के ऊपर यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, योर बिजनेस और प्रोफेशन। तीन कंडीशन आप जो सेटिस्फाई करते हो तब जाके उसको आपको क्या मिल सकता है, डेप्रिसिएशन। आगे का डिस्कशन सब्सिक्वेंट लेक्चर में, इतना प्लीज पढ़ के ही आगे का सेशन आप कंटिन्यू करना। थैंक यू सो मच।